नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज से हम शुरुआत करने वाले हैं बीपीएससी 67 के लिए जो है सीरीज में। तो बिहार एटलस, तो आप सभी को पता ही है कि बिहार एटलस से जो है बिहार मैप से 2 से 3 क्वेश्चन जो है पक्का पूछे जाते हैं। तो इसी के लिए हम लेकर आए हैं बिहार एटलस की सीरीज। तो इसमें हम जो देखेंगे बिहार से संबंधित जितने भी हैं मैप के थ्रू इसमें जो है बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भौगोलिक परिदृश्य दिया हुआ है, राजनीतिक है, उसके बाद अभ्यारण्य है, नदी खनिज वगैरह सब इसमें जो है सम्मिलित एक एक दिया गया है। ठीक है, सारांश दिया गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है बीपीएससी पीटी की दृष्टि से। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले है बिहार का भौगोलिक परिचय। ये तो आप सभी को पता ही है, हालांकि फिर भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं। तो बिहार, नाम बिहार, स्थापना दिवस आपको पता है कि 22 मार्च 1912 और 1 अप्रैल को उड़ीसा अलग हुआ था और 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ है। आगे है 22 मार्च को आपको पता है बिहार स्थापना दिवस। और सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो है मतलब सीमा जो है ये जो है कितना अक्षांश है और कितना देशांतर के बीच जो है बिहार स्थित है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लीजिए। तो 27, 31 और 15, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से लेकर 24, 20, 10 उत्तरी अक्षांश के बीच जो है हमारा बिहार अवस्थित है। और 83, 19, 50 से लेकर 88, 70 और 40 पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुल क्षेत्रफल आप सभी को पता है और क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है ये सब हमने बिहार स्पेशल में हालांकि बताया हुआ है। तो ये आप फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं, इतना है वर्ग किलोमीटर। और कुल क्षेत्रफल बिहार का जो है इतना है इंडिया में। और समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 53 मीटर और समुद्र तल से दूरी है 200 किलोमीटर। ये देख लीजिए। और यहाँ पे एक और देख लीजिए कि उत्तर से दक्षिण लंबाई है 345 ऊपर से नीचे और 483 है पूर्व से पश्चिम। ठीक है, आगे देखते हैं। भौगोलिक परिचय हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए। तो भौगोलिक परिचय में है सबसे बड़ा जिला जो है यहाँ पे ये है पश्चिम चंपारण। ठीक है, उसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति है यहाँ पे। ठीक है, एससी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एससी आपको मिलेगा पश्चिम चंपारण में। ये हालांकि हमने बताया भी था इसमें जनगणना में जो हमने अच्छे से डिटेल से कवर किया गया है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि जो है कौन सा है? शिवहर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी यहीं पर है। शिवहर, पटना और दरभंगा घनत्व की दृष्टि से ये दिया हुआ है। इसके बाद है न्यूनतम महिला साक्षरता आपको कहाँ मिलेगा? सहरसा में। तो ये आप सभी को पता ही है। और सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर मधेपुरा मिलता है, आपको पता है 31 पॉइंट। ठीक है, आगे है सर्वाधिक औसत वर्षा। सर्वाधिक यहाँ पर नहीं, औसत वर्षा है आपको 112 सेंटीमीटर पूरे बिहार का। ठीक है, ये देख लीजिएगा ध्यान करके। आगे है सबसे कम साक्षरता आपको मिलेगा पूर्णिया में, पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। आगे है न्यूनतम लिंगानुपात की कौन से जिले में है? तो ये आपको पता ही है, मुंगेर में जो है सबसे कम लिंगानुपात है। उसके बाद भागलपुर और खगड़िया में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? शेखपुरा, शिवहर और अरवल में। आगे है सर्वाधिक जनसंख्या। तो सर्वाधिक जनसंख्या हो जाएगा पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में। आगे है सबसे कम तापमान कहाँ है? तो सबसे जो है कम तापमान, सर्वाधिक तापमान गर्मी है गया, पटना और समस्तीपुर में। ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक और बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति है एससी कहाँ पे है? यहाँ पे है गया में। जबकि एसटी आपको मिल जाएगा यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में। सबसे कम वर्षा आपको मिलेगा औरंगाबाद में। यहाँ पे गलती मत करिएगा, सबसे कम वर्षा आप गया सोच रहे होंगे, लेकिन सबसे कम वर्षा जो है औरंगाबाद में होती है। आगे देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता आप सभी को पता ही है, रोहतास, पटना और भोजपुर। ठीक है, आगे है न्यूनतम जनघनत्व। तो कैमूर में जो है सबसे कम जनघनत्व है 488 स्क्वायर किलोमीटर। और सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? गोपालगंज में सर्वाधिक है और सिवान और सारण सेकंड और थर्ड स्थान पे है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो आगे में है बिहार का राजनीतिक परिचय।
तो राजनीतिक परिचय हम देख लेते हैं। प्रमंडल 9 है, जिला 38 है और अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 और ग्राम पंचायत इतना है। तो ये सब आपको पता ही है। और जनसंख्या देश में जो है 8.60% बिहार में है देश का, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है और लिंगानुपात 9 से 18 है, आप सभी को पता है। और शिशु लिंगानुपात 935 है और 10 की वृद्धि दर 25.4 है, जो कि थर्ड स्थान पे पूरे इंडिया में आता है राज्य में, ठीक है। उसके बाद है देश में स्थान जो है घनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान है 1106। साक्षरता दर है 61.8, पुरुष साक्षरता उसमें है 71.2 और महिला वाला है 51.5। लोकसभा पता है, राज्यसभा पता है आपको और विधानसभा भी पता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे है वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है अवस्थित है, तो ये देख लेते हैं। इसमें है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार का जो है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में पड़ेगा। उसके अलावा उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। तो ये दोनों अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे है बदला सलीम अली जुब्बा सहनी अभयारण्य। जुब्बा सहनी कहाँ पे है, आपको मिल जाएगा वैशाली में। इसके अलावा बक्सर पक्षी विहार, तो बक्सर में ही है। और कैमूर वन्यजीव, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कैमूर में होगा। उसके बाद गौतम बुद्ध अभयारण्य है, गया में है। संजय गांधी, ये आप सभी को पता है, आपको यहाँ कहाँ में है। नेक्स्ट देखते हैं राजगीर अभयारण्य। तो राजगीर है नालंदा में। नागी और नकटी ये है जमुई में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद भीम बांध है मुंगेर में और विक्रमशिला ये वाला है भागलपुर में। गोगा बिल ये आप सभी ने पढ़ा हुआ, कई बार पढ़ा है, ये है कटिहार में। अब देखते हैं खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ये है, एक मिनट, खनिज संसाधन अब पूर्वी चंपारण में क्या मिलेगा आपको, सोरा। बेगूसराय में भी आपको सोरा, मुख्यतः आपको उत्तरी बिहार में आप जो है सोरा उत्पादन का केंद्र था, ठीक है। सारण भी जो है सोरा उत्पादन का केंद्र था। उसके बाद है चूना पत्थर के बारे में देख लेते हैं। चूना पत्थर कैमूर रोहतास साइड में चूना पत्थर मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चूना पत्थर पायराइट डोलोमाइट गंधक ये जो है रोहतास कैमूर साइड में मिलता है। उसके बाद कोयला कहाँ पे मिलता है, औरंगाबाद में। अभ्रक यूरेनियम और लिथियम ये गया में मिलता है। इसके अलावा अभ्रक गया में भी मिलता है, नवादा में भी मिलता है। और क्वार्टजाइट और फेल्सफार सोना जमुई। तो जमुई की करमटिया खान जो है काफ़ी प्रसिद्ध, इस बार न्यूज़ में भी आया था कि कितना परसेंट था पूरे इंडिया का, लगभग 40 से 45% जो है सोना जो है यहीं पे था। तो ये एक न्यूज़ बना था। आगे है मुंगेर, सोपस्टोन सिलिका क्वार्टजाइट चीनी मिट्टी ये जो है मुंगेर में मिलेगा आपको। और चीनी मिट्टी और सीसा का उत्पादन यहाँ पे भागलपुर मिलेगा, तो ये ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं बिहार की नदियाँ। तो बिहार की नदियाँ के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं गंडक से। तो गंडक का उद्गम है नेपाल हिमालय में और संगम है गंगा नदी पहलेजा घाट। तो ये ध्यान रख सकते हैं कि संगम आपको कहाँ होता है, गंगा नदी से पहलेजा घाट। लंबाई है 640 किलोमीटर। उसके बाद है बूढ़ी गंडक, ये आपको यहाँ पे चेतरवा और विशंभरपुर पश्चिम चंपारण। तो संगम कहाँ है, खगड़िया के पास जो है बदला घाट, आपने नाम सुना होगा, बदला घाट के समीप जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो लंबाई है 320 किलोमीटर। आगे है बागमती रिवर देख लेते हैं। तो शिवपुरी श्रेणी हिमालय नेपाल से निकलती है और कोसी बदला घाट के समीप ये भी जो है मिल जाती है बागमती। उसके अलावा है कमला। तो कमला है महाभारत श्रेणी से निकलती है, कोसी नदी बदला घाट के पास ये भी जो है यहाँ पे मिल जाती है। अगला है कोसी नदी, तो आपको पता है कि नेपाल तिब्बत से निकलती है और कुर्सेला कटिहार के पास जो है गंगा नदी में मिलती है। आगे है महानंदा। तो महानंदा उद्गम दार्जिलिंग से होती है और गंगा नदी यहाँ पे कुल जो है 360 किलोमीटर की लंबाई है और बिहार में जो है किशनगंज में ये महानंदा नदी प्रवेश करती है। आगे है गंगा। तो आप सभी को पता है बंगाल खाड़ी में गिरती है, चौसा में जो है बिहार में प्रवेश करती है और निकलती है यहाँ पे कटिहार से
और लंबाई है 445 किलोमीटर और कुल 12 जिले से जो है प्रवाहित होती है। अगर आपको नाम याद है तो यहाँ पे कमेंट करिए कुल कितने 12 जिले के नाम। नेक्स्ट है अजय नदी। तो अजय नदी है देवघर झारखंड से निकलती है और भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में ये जो है मिल जाती है जाके। आगे है क्यूल नदी, तो गिरिडीह झारखंड से निकलती है और गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय में जो है मिल जाती है। अगला है फल्गु नदी जिसे निरंजन नदी भी कहा गया था और संगम है पुनपुन नदी में, ठीक है। आगे है पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गंगा नदी फतुहा के पास ये जो है पुनपुन नदी गंगा नदी से मिल जाती है। फल्गु नदी आपको मिलती है पुनपुन नदी में और पुनपुन नदी मिल जाती है गंगा में। नेक्स्ट है सोन नदी का उद्गम है मैकाल पर्वत के जो है आपको उत्तरी साइड से निकलती है, आपको पता है। अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश और गंगा नदी पटना के पास मिल जाती है और बिहार में जो है रोहतास से प्रवेश इंटर करती है। आगे है कर्मनासा, उद्गम कैमूर पठार से और गंगा नदी में चौसा के समीप जो है ये मिल जाती है। आगे है घाघरा सरयू, तो ये गंगा नदी सारण के आसपास जो है गंगा नदी में मिल जाती है, तो बिहार में जो है सिवान से प्रवेश करती है। तो ये आप नदी आपने देख लिया। आगे देखते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजना। तो इसमें है सिंचित भूमि कितना है बिहार का 43.68 लाख हेक्टेयर, सबसे ज़्यादा तो अरवल का है सबसे ज़्यादा। कोसी घाटी परियोजना देख लेते हैं, तो पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर, ये तीन जो है कोसी नहर परियोजना है, सॉरी तीन जो है कोसी नदी की परियोजना है, ठीक है। उसके बाद है गंडक नदी की परियोजना देख लेते हैं, त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर ये जो है और तेउर नहर ये जो है गंडक नदी की परियोजना है। तो ये कुल 3 नदी परियोजना है, आप सभी को पता है बिहार में, कोसी, गंडक और सोन। तो पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन इसमें है। आगे देखते हैं बिहार के जलप्रपात एवं झील। तो जलप्रपात एवं झील के बारे में देख लेते हैं। तो कांवड़ झील के पास शोध कार्य के लिए बर्ड बेडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है तथा भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे है कुशेश्वर झील, क्षेत्रफल 20 से 100 वर्ग किलोमीटर, निर्माण जो है कमला, करेह आदि नदियों के जल की एकत्रित होने से जो हुई है और 1972 में इस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। कौन से? कुशेश्वर स्थान को, दरभंगा में पड़ता है। आगे है गोखुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील, निर्माण कजमुनिया, सर्दिया, इस तरह से झील के मिलने से जो हुआ है निर्माण सिमरी बख्तियारपुर झील। आगे है गोगा झील, कटिहार में अवस्थित है, 5 वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है, ठीक है। आगे है कांवड़ झील, बेगूसराय में, ठीक है। इस क्षेत्रफल में कितना क्षेत्रफल है? 16 वर्ग किलोमीटर। निर्माण गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है और 106 प्रजाति पक्षी के यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि आर्द्र भूमि संरक्षण के तहत ये शामिल कर लिया जा चुका है। ककोलत है नवादा में, आपको कई बार पूछा जाता है कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है, तो यह है नवादा में। आगे है उखाड़ी कुंड 90 मीटर, तो गोपत नदी पर जो है ये जलप्रपात है, तो ये है उखाड़ी कुंड, आपको मिल जाएगा रोहतास में, ये ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा सुखलदरी कन्हड़ नदी पे है, ये भी रोहतास में मिलेगा। उसके बाद है दुर्गावती खादरकोह नदी, कौन सा है? दुर्गावती, तो ये भी रोहतास में मिलेगा। उसके बाद धुआं कुंड, ये भी आपको रोहतास में मिलेगा और खुआड़ी दाह, ये भी आपको रोहतास में ही मिलेगा। उसके बाद रकीम कुंड, ये भी आपको रोहतास में भी मिलेगा। इसके अलावा जियारकुंड नदी फुलवड़िया पर जो है ये है आपको भोजपुर में मिल जाएगा, तो ये ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं बिहार की मिट्टियाँ। तो मिट्टी है उत्तर भाग में अगर बात करें तो पर्वतपादीय मिट्टी है, ठीक है। हिमालय के पर्वत के पाद के क्षेत्र में जो है पर्वतपादीय मिट्टी पाई जाती है, आप सभी को पता है। कंकड़ीले पथरीले कम उपजाऊ भावर प्रदेश यहाँ पे है। आगे है बांगर मिट्टी, बांगर पुरानी जलोढ़ कहा जाता है, आप सभी को पता है। और ये जो है चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा साइड में जो है बांगर मिट्टी, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है बांगर मिट्टी का
क्षेत्र है। आगे देखते हैं तराई मिट्टी। तो तराई मिट्टी आपको पता है कि ये जो है पर्वतपात के क्षेत्र में जो है तराई मिट्टी का है। तो ये चौड़ी पट्टी के रूप में जो है यहाँ से पश्चिम चंपारण से पूर्णिया तक मिलता है, किशनगंज तक मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं तराई मिट्टी। उसके बाद है खादर मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ को कहा जाता है, सबसे उपजाऊ होता है। ये बहुत चौड़ा पट्टी के रूप में जो है उत्तरी बिहार में खास करके पाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है ताल मिट्टी। तो सबसे उपजाऊ जो है गंगा के दक्षिण में है, ताल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, गंगा के दक्षिण में, ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद लाल पीली मिट्टी, लो ऑक्साइड, कम उपजाऊ, मोटे अनाज के लिए है, इसके लिए फेमस है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे इस साइड, पश्चिम और पूर्व साइड में। आगे है केरल केवाल मिट्टी जो है मिलेगा, पुराने जलोढ़, उपजाऊ है और पटना और नालंदा में खास करके जो है ये आपको मिलेगा केरल केवाल मिट्टी। आगे है लाल बलुई मिट्टी, आपको पश्चिम साइड में, दक्षिण पश्चिम साइड में मिलेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। लाल बलुई पश्चिम साइड में और लाल पीली है पूर्वी साइड में, दक्षिण पूर्वी। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम बिहार की चट्टानें। तो ये आप सभी को पता ही है। तो क्वाटरनरी चट्टान जो है आपको मिलेगा उत्तर साइड, सबसे उत्तर साइड में। और उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टान यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दक्षिण पश्चिम साइड में मिलेगा। और क्वाटरनरी चट्टान ये दक्षिण पूर्व की साइड में मिलेगा। और इसके अलावा ये कौन सा है, ये धारवाड़ की चट्टान यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्षिण और मध्य में आपको मिलेगा। ये धारवाड़ की चट्टान कहाँ है, मुंगेर, जमुई, नवादा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो कागज़ का उद्योग कहाँ मिल जाएगा आपको, दरभंगा और समस्तीपुर में कागज़ का उद्योग मिलेगा। उसके बाद थर्मल पावर स्टेशन केंद्रीय और उर्वरक उद्योग आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा बरौनी में, आप सभी को पता ही है। थर्मल पावर स्टेशन और उर्वरक उद्योग आपको बरौनी में है। उसके बाद कटिहार में आपको क्या मिलेगा, जूट उद्योग, कटिहार में यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मुंगेर में क्या मिलता है, बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना। भागलपुर में रेशम उद्योग। आगे है सिंदूर उद्योग, यहाँ पे देख लीजिए, सुंदर उद्योग है लखीसराय में। और आगे है भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, केंद्रीय तथा चमड़ा जूता उद्योग है आपको मोकामा में। और आगे है पटाखा उद्योग और बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा में है। और डेयरी उद्योग भी यहाँ पे पटना के समीप है। ठीक है, आगे है सूती वस्त्र उद्योग, गया में मिल जाएगा। और खनन उद्योग है औरंगाबाद में। और सीमेंट उद्योग रोहतास में है। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक और है प्लाईवुड कारखाना, तो ये होगा आपको वैशाली में, हाजीपुर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं बिहार में पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसमें क्या है, पर्यटन में देखते हैं पश्चिमी चंपारण में क्या क्या है, ये ध्यान रख सकते हैं। जो वाल्मीकि नगर बैराज है। ठीक है, और क्या है, और है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भितरवा आश्रम, ये पश्चिमी चंपारण में पर्यटन स्थल मिल जाएगा। पूर्वी चंपारण में क्या है, लोरिया अरेराज केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में मिल जाएगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अब वैशाली में देख लेते हैं। तो विश्व शांति स्तूप, अशोक स्तंभ और सोनपुर मेला यहाँ पे जो है बिहार में पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है पूर्णिया में जलालगढ़ किला। और ये जो सहरसा में है कंधा सूर्य मंदिर। ठीक है, ये है। और भागलपुर में महमूद शाह का मकबरा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है कि महमूद शाह का मकबरा बिहार में कहाँ है, तो ये है भागलपुर में। आगे मुंगेर का किला मुंगेर में मिल जाएगा। और इसके बाद पटना में देखते हैं, तो गोलघर है, बुद्धा स्मृति पार्क है, शहीद स्मारक है, पश्चिम पत्थर की मस्जिद है, शेरशाह सूरी मस्जिद है, खुदाबख्श लाइब्रेरी है, सदाकत आश्रम है, अगम कुआं है, गांधी सेतु है, तारामंडल, कुमरार, इतना चीज़ जो है पटना में मिल जाएगा। और आगे है नालंदा में क्या है, तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है, विश्व शांति स्तूप राजगीर, तो ये आपको नालंदा में मिलेगा। और आगे है गया में क्या है, महाबोधि मंदिर, बोधि वृक्ष 5वीं पीढ़ी का है। और बुद्ध कुंड, डुंगेश्वरी पहाड़ी, विष्णुपद मंदिर, ये सब जो है आपको गया में मिलेगा। आगे है दाऊद खां किला, तो ये दाऊद खां किला सूर्य मंदिर आपको मिलेगा औरंगाबाद में, ये ध्यान रखिएगा। और आगे है मुंडेश्वरी देवी मंदिर, कैमूर में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मुंडेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है, तो
तो ये है कैमूर में। और आगे है जगदीशपुर किला, तो ये आप सभी को पता है कि जगदीशपुर किला ये वो है भोजपुर में, आरा में, ठीक है। उसके बाद है पुरातात्विक स्थल चिरांद, नवपाषाण कालिक स्थल जो है चिरांद जो है ये आपको सारण में मिल जाएगा, सारण यहाँ पे अवस्थित है। उसके बाद है ये हमने देख लिया था वाल्मीकि नगर बैराज और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है, ठीक है। ये हमने देख लिया पर्यटन की दृष्टि से, ठीक है। अब देखते हैं बिहार में विविध के बारे में देख लेते हैं। तो विविध में क्या क्या है, दरभंगा महाराज, दरभंगा मेडिकल, ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय, ये मिलेगा कहाँ पे, दरभंगा में, ठीक है। उसके बाद डीजल इंजन कारखाना मधेपुरा में है, आपको सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद जूट उद्योग कटिहार में है, पीछे भी हमने बताया था। उसके बाद भागलपुर में अंग महाजनपद और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और केला उद्योग यहाँ पे है। आगे देखते हैं मुंगेर में योग विश्वविद्यालय है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि मुंगेर में क्या है, योग विश्वविद्यालय और सीक्रेट बंदूक उद्योग और मीर कासिम का किला यहाँ पे है मुंगेर में। उसके बाद बेगूसराय में है कांवड़ लेक, आपको पता है, और बरौनी तेल शोधक कारखाना ये भी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं समस्तीपुर में क्या है, तो कृषि विश्वविद्यालय पूसा है। उसके बाद नवादा में करकोलत जलप्रपात प्रसिद्ध है। और नालंदा में क्या है, बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जो जलाया गया था, और बिहार शरीफ पुलिस अकादमी यहाँ पे नालंदा में मिल जाएगा। उसके बाद सूर्य मंदिर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है, सूर्य मंदिर खास करके आप ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद में। आगे है डालमिया फैक्ट्री, रोहतास में है, सीमेंट वाला। उसके बाद बक्सर का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था, बक्सर में। उसके प्रथम गणराज्य लिच्छवी आपको मिलेगा वैशाली में। उसके बाद नंगा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो सारण में हुआ था। और सर्वाधिक विदेशी मुद्रा आपको गोपालगंज से होता है। उसके बाद सोमेश्वर पहाड़ी आपको पश्चिमी चंपारण में मिल जाता है। अब देखते हैं बिहार के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में देख लेते हैं। तो प्राचीन इतिहास, ठीक है, तो बिहार में लोरिया नंदनगढ़ यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण में। और पूर्वी चंपारण में क्या है, केसरिया स्तूप और लोरिया अरेराज। तो ये ध्यान में रखिएगा कि लोरिया नंदनगढ़ आपको पश्चिमी चंपारण में मिल रहा है और लोरिया अरेराज जो है पूर्वी चंपारण में मिल रहा है, ये भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद महाजनपद वज्जी और राजधानी वैशाली थी, और विदय मिथिला ये जो है दरभंगा में मिलेगा। उसके बाद आगे है भागलपुर महाजन अंग की राजधानी चंपा, ठीक है, आप सभी को पता है। और मुंगेर पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर के औजार और मध्य पाषाणकालीन स्थल अगर बात करें तो आपको लगाना है मुंगेर, मध्य पाषाणकालीन और पूरा पाषाणकालीन, ये आपको मिलेगा मुंगेर में। जबकि नवपाषाणकालीन आपको पता है कि सारण में मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं गया में महाजनपद मगध, ये तो आपको पता ही है। आगे देखते हैं हड्डी के बने वस्तु, पत्थर से बने सूक्ष्म औजार, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, नवपाषाण युग के अवशेष, चेचर से भी मिला है और सारण से भी मिला है। चेचर वैशाली में है और सारण में चिरांद है, आपको पता है। और विश्व की पहली लोकतंत्र आपको पता ही है कि वैशाली में है। और यहाँ पे है नवपाषाणकाल युग के अवशेष चिरांद, हड्डी से बने वस्तुएं, पत्थर से बने सूक्ष्म औजार, ये आपको चिरांद में, सारण में भी मिलता है, ठीक है। नवपाषाणकालीन 2 स्थल यहाँ पे मिले, नवपाषाणकालीन युग के देख लेंगे तो नवपाषाण युग के आपको चेचर हो गया और चिरांद, ये दोनों जो है नवपाषाणकालीन है। जबकि मुंगेर की बात करें तो यहाँ पे जो है मध्यपाषाणकालीन है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि कहाँ से मध्यपाषाणकालीन मिलते हैं और कहाँ से नवपाषाणकालीन मिलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे मगध राज्य का उत्कर्ष, तो उसमें है प्रथम बृहदत्त वंश था, राजधानी राजगिरी थी, आप सभी को पता है। संस्थापक ये है और प्रमुख बिंदु है, पुराणों के अनुसार मगध का राजा वृद्धरथ प्रारंभ से है। उसके बाद हर्यक वंश की राजधानी राजगिरी ही थी और बिंबिसार इसके संस्थापक थे। अंतिम शासक कौन थे, नागदशक। और इसे जो शिशुनाग ने इसको मार करके अगला वंश चलाया था। तो अन्य शासक के नाम की बात करें तो अजातशत्रु, उदयन, ये सब है, ठीक है। तो पहली बार हाथी का प्रयोग सेना में हुआ है और प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुआ। और उदयन ने आपको जो है राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था, आपको पता है, ठीक है। आगे है शिशुनाग वंश, वैशाली इसकी राजधानी थी, संस्थापक शिशुनाग और अंतिम शासक नंदीवर्धन थे।
और कालाशोक के समय द्वितीय मतलब संगीति हुई थी, आपको पता है, ठीक है। ये सब है हिस्ट्री का। तो उसमें और भी है, अगला है नंदवंश। तो पाटलिपुत्र, महापद्म नंद, इसके लास्ट घनानंद थे। तो ये सब आपको पता ही है, तो ये सब ज़्यादा नहीं जाते अंदर, तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख लेते हैं। तो परीक्षा उपयोगी अन्य तथ्य के बारे में अच्छे से थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे है 261 BC में राजे 90वें वर्ष और 13वां अभिलेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय, अशोक द्वारा धम्म महामात्र राज्याभिषेक के 14वें वर्ष या 5वें अभिलेख की नियुक्ति है। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि राज्याभिषेक के 9वें वर्ष इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। आगे है कुमार गुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ये पता ही है। और राजकवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था, ये तो पता ही है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, तो ये सब तो सामान्य जानकारी है, ठीक है। आगे है कि समुद्रगुप्त की उपाधि कौन कौन से है, परक्रमांक, ठीक है। और भारत का नेपोलियन इसे कहा गया था तो स्मिथ के द्वारा। और मंदसौर अभिलेख किसका है, तो यह है आपको मिलेगा कुमार गुप्त का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि मंदसौर अभिलेख है कुमार गुप्त का, उसके प्रशासन का वहाँ पे वर्णन जो है मिलता है। इसी तरह से दिया हुआ है बौद्ध धर्म का भी काफ़ी शॉर्ट में। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में हम जानकारी लेते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादातर आपको पता ही है। तो जन्म स्थान आपको पता है कि कपिलवस्तु की लुम्बिनी में है, और मृत्यु का स्थान है कुशीनगर, और शाक्य गणराज के थे, ये शाक्य कुल के थे। और बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और पिता का नाम सुधोधन, और माता का नाम महामाया था, और सौतली माता ये प्रजापति गौतमी, और पुत्र का नाम था राहुल। तो ये सब आपको पता है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन रात में, ठीक है। और बुद्ध के त्रिरत्न के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध धर्म और घोष, ये बुद्ध धर्म का जो है त्रिरत्न है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से है, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग में आपको सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये कुल 8 जो है अष्टांगिक मार्ग हैं। आगे है त्रिपिटक। त्रिपिटक के बारे में देख लेते हैं। तो विनय पिटक जो है संघ के नियम के बारे में बताता है। सूत पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में बताता है, और अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह है। सूत पिटक जो किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था आनंद के द्वारा। और विनय पिटक जो है उपाली के द्वारा लिखा गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अभिधम पिटक जो है ये मुगलीपुत्र तिस्त के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विनय पिटक की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ये था उपाली, ठीक है। और सूत पिटक आनंद, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और सर्वाधिक मूर्ति का जो बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ है गांधार शैली में, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म की संगीति। तो प्रथम संगीति 483 BC में हुआ है राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। अजातशत्रु इसके शासक थे, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। तो इसमें क्या हुआ, तो सूत पिटक की रचना हुई और विनय पिटक की रचना हुई थी। तो सूत पिटक आप आनंद इसके रचनाकार थे, और विनय पिटक के उपाली, ठीक है। तो ये तो पता ही है। 383 BC में सेकंड हुआ है वैशाली में, और कालाशोक इसके समय शासक थे, और इसके अध्यक्ष सबकामिर थे। और इसमें क्या हुआ कि इसमें विभाजन हुआ था। तो आपको पता है कि स्थावीर और महासंघिक नाम से 2 गुट में बट गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे है तृतीय 285 BC में हुआ है पाटलिपुत्रा में अशोक के काल में, और मुगलीपुत्र तिस्त इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। और अभिधम पिटक का संकलन हुआ है किसने लिखा था, तो ये लिखा था मुगलीपुत्र तिस्त ने।
तो संघ भेद को रोकने के लिए कुछ कठोर नियम का निर्माण किया गया था इसमें, और बौद्ध की शिक्षा को 3 ग्रंथ में संकलित किया गया जिसे त्रिपिटक भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और चतुर्थ हुआ है प्रथम सदी में कुंडलवन कश्मीर में, और कनिष्क के शासनकाल में, और वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे, जबकि उपाध्यक्ष थे अश्वक घोष। ठीक है, तो विभाषा शास्त्र की रचना हुई है, तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विभाषा शास्त्र की रचना कब हुई है, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हुई है। और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान की में जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। आपको पता है कि हीनयान मूल रूप को मानता है, कट्टरवादी है, जबकि महायान जो है उसमें चेंज करना चाहता है, कुछ नए ट्रेंड के हिसाब से चेंज होना चाहता है। आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैन धर्म, तो यहाँ पे है जन्म भगवान महावीर का जन्म हुआ है 540 BC में, और कहीं कहीं 468 BC भी लिखा रहता है, तो ये कन्फ्यूजन मत करिएगा। उसके बाद जन्म स्थान है कुंडग्राम वैशाली, और यात्रक कुल के थे, और मृत्यु का स्थान हुआ है पावापुरी, और इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो ये थोड़ा सा अंतर ध्यान रख सकते हैं। और माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी की राजकुमारी चेटक की बहन थी। ये पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, और दामाद का नाम जमाली। उसके बाद है उन्होंने 29 वर्ष में जो है गृह त्याग किया था, जबकि ये 30 वर्ष में गृह त्याग करते हैं अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर, और 42 वर्ष में केवल इसे प्राप्त होता है, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान। तो ऋजिपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर केवलिन जिन विजेता अरहंत और निर्ग्रंथ बंध रहित कहलाए जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था तब। ठीक है, आगे देखते हैं पंच महाव्रत के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पंच महाव्रत क्या है? तो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये है बौद्ध जैन धर्म का पंच महाव्रत। और त्रिरत्न क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और संयमित चरित्र, ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। आगे है प्रथम उपदेशक आर्य सुधर्मा को, और अनुयायी चमृत मौर्य थे इसके अनुयायी, और खजुराहो मंदिर चंदेल द्वारा निर्मित है। कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा हुई थी? तो भद्रवाहो के द्वारा। और मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र था, और इसकी 2 संगीतियाँ हुई है। तो 300 BC में हुई है पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य समय शासक थे, और शूलभर की अध्यक्षता में हुई है। तो इसमें जो 12 अंगों का संपादन हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्रथम जैन सभा में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में बट गया था। तो दिगंबर जो है जो नंगे रहते थे, और श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो ये हो गया। और सेकेंड में है 512 AD में हुआ है वल्लभी गुजरात में, और देवार्थी क्षमा श्रवण इसके अध्यक्षता इन्होंने किया था। धर्म ग्रंथ का अंतिम रूप से संकलित कर दिया और लिपिबद्ध कर दिया गया था। 14 अंग को बाद में बदल गया पारो 14 पूर्व में। ठीक है, पूर्वा में। अब आगे देखते हैं बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। जिसमें क्या है, बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश। तो 1193 से 1206 के मध्य बिहार और उड़ीसा के पर बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था 1193 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1225 में जब अल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया था। 1324 में बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व हो गया था, और 1495 से 96 के आसपास सिकंदर लोदी ने बिहार के राज्यपाल दरिया खान न्योहानी को बनाया था। तो जो है दरिया खान न्योहानी को जो है राज्यपाल बनाया था किसके द्वारा? तो सिकंदर लोदी के द्वारा 1496 में दरिया खान न्योहानी को बनाया। और 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में शेरशाह ने बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया था। 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में जो है शेरशाह ने बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया। उसके बाद क्या होता है, 1540 में आपको पता है कि बिलग्राम का युद्ध होता है, और शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, और रोहतासगढ़ का किला भी जो है सासाराम में है। 1543 में रायसीना विजय करते हैं, 1544 में मेवाड़ विजय, और 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है।
1574-75 में जो है बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाता है। और औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार अजीमुशान को बनाया था। ठीक है, इसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। फारूक सियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ है। ये सब आप वन लाइनर के बारे में वन लाइनर के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। आगे है वैनवार वंश के बारे में। वैनवार वंश यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रसिद्ध शासक इसके थे शासक शिव सिंह। पाल वंश के कौन कौन शासक रहे हैं? तो गोपाल औदनपुरी बिहार का इन्होंने बनाया था। और धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया था भागलपुर में। आगे देखते हैं बिहार के बारे में कुछ बुक से जानकारी मिलती है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें है तबकात-ए-नासिरी के लेखक है मिन्हाज-उस-सिराज। उसके बाद तारिक-ए-फिरोज शाहजी, इसके लेखक है बर्नी। और वसातुल उन्स, ये इसके हैं देहलवी। ठीक है, और अकबरनामा के हैं अबुल फजल। और तुजुक-ए-बाबरी का है बाबर। और तुजुक-ए-जहांगीरी के हैं लेखक जहांगीर। तो इन सब बुक से जो है बिहार के बारे में हमें जो है जानकारी मिलती है। आगे है तो सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव 1524 में बिहार की यात्रा की थी। तो ठीक है, आगे 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में ही हुआ है। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। इसकी मृत्यु 1708 में हो गई थी। ठीक है।